हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नीट प्रेपरेशन के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज हम फिजिक्स एनसीईआरटी फिंगर टिप का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज हम। साथ के साथ इसका पीडीएफ लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि आप खुद से भी एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा और अपने स्कोर को कमेंट में लिखिएगा कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर के रिगार्डिंग लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। इसके अंदर हम नेचर और नेचर में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनके ऊपर कौन से लॉ वैलिड हैं, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हमारे पास डी, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। फिजिक्स जो है वो नेचर और नेचर के साथ रिगार्डिंग जितने भी फिनोमिनास है उसकी स्टडी को कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यही डेफिनेशन होती है फिजिक्स की। सेकंड है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है, आपस में रिलेट करती हैं। फिजिक्स के कारण ही हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आती है और नई नई टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारे पास नई नई फिजिक्स आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी को पैदा करती है और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नई फिजिक्स को पैदा करती है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये सही नहीं है, वो आपस में रिलेटेड होती हैं। इसकी थर्ड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। तो ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनाज के बारे में डिस्कशन करती है। फोर्थ स्टेटमेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी प्रोसेस में चेंज नहीं होती है उनको हम कंजर्व क्वांटिटीज बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इनमें से कौन सी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। साइटोजेनेसिस जो है वो फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इलेक्ट्रोडायनामिक अगेन फिजिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेंज ऑफ मासेस वी स्टडी इन फिजिक्स इज। फिजिक्स के अंदर हम कौन सी रेंज के मास के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के मास से लेके सबसे छोटा मास जो हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बड़ा मास हम पूरे यूनिवर्स की बात करें अगर हम रेंज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इसके लिए ये वाला रेंज होगा। और यूनिवर्स जो होता है हमारा, यूनिवर्स का मास 10 की पावर 55 किलोग्राम है, जो कि अभी तक हमें पता है। अभी तक जिस मास को हम जानते हैं, जो अभी तक हमें जितना यूनिवर्स अभी तक हम जानते हैं, उस यूनिवर्स का मास अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 55 किलोग्राम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। हम इलेक्ट्रॉन के मास जो कि 10 की अराउंड ऑफ 10 की पावर -30 के आसपास है, उससे लेके जो यूनिवर्स का मास जितना यूनिवर्स को अब तक हम जानते हैं, उस यूनिवर्स का मास अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 55 किलोग्राम है। तो हम इस 10 की पावर -30 किलोग्राम से लेके 10 की पावर 55 किलोग्राम तक के मास को जो है हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू। क्लासिकल फिजिक्स किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे जो है वो एप्लीकेबल थी, मैक्रोस्कोपिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। मैक्रो का मतलब जो साइज में ज़्यादा छोटे नहीं होते उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स उन चीज़ों के साथ डील करती है जो कि आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, हम आसानी से उनको देख सकते हैं। मतलब कि वो मैक्रोस्कोपिक वर्ड के साथ डील करती है, ना कि माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के साथ डील करने के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट इंक्लूड सब्सटेंस सब्जेक्ट लाइक। तो क्लासिकल फिजिक्स में इनमें से क्या चीज़ नहीं आती? तो अभी हमने बोला कि क्लासिकल फिजिक्स में छोटी चीज़ें नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूटन बिलोंग टू यूके हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जो कि यूके के रहने वाले थे, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है वो डिस्कवर किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 7th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोली गई है, आइंस्टाइन बिलोंग टू इंग्लैंड हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है कि वो इंग्लैंड के नहीं थे, वो जर्मनी के थे। आइंस्टाइन जो है वो इंग्लैंड के नहीं थे, वो जर्मनी के थे। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को सही नहीं बोलेंगे। उन्होंने डिस्कवरी तो की थी फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की, लेकिन वो इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते थे, वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, जॉन ब्रेडन बिलोंग टू फ्रांस हु डिस्कवर्ड द ट्रांजिस्टर। तो इनकी डिस्कवरी बिल्कुल सही है। जॉन ब्रेडन ने जो है वो हमें ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी दी थी, लेकिन वो फ्रांस के रहने वाले नहीं थे, वो यूएसए के रहने वाले थे। वो फ्रांस के नहीं, वो यूएसए के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे वो। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास स्टेटमेंट है, डब्ल्यू के रोहटंग बिलोंग टू हॉलैंड हु डिस्कवर्ड द एक्सरे। यहाँ पे भी उनकी डिस्कवरी बिल्कुल सही है। एक्सरे की डिस्कवरी जो है वो रोटंजन ने की थी, लेकिन वो हॉलैंड के नहीं, वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ पे उनकी प्लेसेस जो है वो गलत लिखी हुई थी, इसलिए सारी स्टेटमेंट्स गलत होगी। पहली स्टेटमेंट ही सही है जो कि न्यूटन के बारे में है। न्यूटन जो है वो यूके से थे और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड स्टीम इंजन ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एरोप्लेन जो है वो बर्नौलीज थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम पे जो है वो बेस्ड होते हैं, और स्टीम इंजन जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक पावर इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो थर्मोडायनेमिक पे नहीं बेस्ड होती, वो कन्वर्शन पे बेस करती है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी में, तो वो उस कन्वर्शन पे जो है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाइल द इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन द फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करते हैं, और इसके साथ ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हमें बोला गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनका वर्क होता है कंट्रोल्ड जो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड होते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड नहीं होते। इसी तरह हमारा सोनार जो है वो भी ऑप्टिकल, इसी तरह हमारा जो सोनार है वो भी ऑप्टिकल इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारी अल्ट्रासोनिक की वेवलेंथ पे डिपेंड करता होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करते हैं, और हमारा जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, Who was first to introduce the concept of anti-particle theory? सबसे पहले एंटी पार्टिकल कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो पॉल डायरेक्ट ने दिया था। तो एंटी पार्टिकल थ्योरी है क्या? इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि हर एंटी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास तो सेम होता है, जिस पार्टिकल का वो पार्ट होते हैं मास उसका सेम होता है, लेकिन उसका चार्ज डिफरेंट होता है। जैसे पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हम पॉजिट्रॉन्स की बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन्स पे चार्ज जो होता है वो प्लस का होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज जो होता है वो माइनस का होता है। ये दोनों आपस में एंटी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, लेकिन दोनों का मास सेम होता है, लेकिन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। एक पे प्लस का चार्ज होता है और एक पे माइनस का चार्ज होता है।
तो ऐसी चीज़ों को हम एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं और इसकी थ्योरी जो है वो सबसे पहले पॉल डायरेक्ट ने दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सर सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर, सीवी रमन को जो है वो रमन इफेक्ट के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। रमन इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट द करेक्ट लिंक बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो फोटो सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण बने, बिल्कुल सही है ये। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क नहीं करती है। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हैं, तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, तो इसलिए ये गलत लिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कौन से साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो 2005 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जर्नलाइजेशन, प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द बेसिक ऑफ, तो ये हमारे रेडियोज एंड टेलीविजन जो वर्क करते हैं वो सारा वो रेडियो वेव्स को पैदा भी करते हैं, उनको रिलीज भी करते हैं और उनको पकड़ते भी हैं। तो रेडियोज और टेलीविजन का प्रिंसिपल जर्नेशन, प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, तो लाइटनिंग किसने डिस्कवर की थी। जो लाइटनिंग है वो हमारे फ्रैंकलिन ने जो है वो डिस्कवर की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMRT, GMRT जो है वो एक टेलीस्कोप है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। इसको जो है वो रेडियो वेव्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन फॉर देयर विच प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा उनका वेव नेचर के कारण किया जाता है। तो 16 क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो वेव नेचर सही ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। Bohr gave the theory of hydrogen atom and Yuvaca the theory of nuclear forces. Law of gravitation was discovered by the Newton and the principle of inertia by the Galileo. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। Laws of photoelectric effect was discovered by the Einstein and the law of electromagnetic induction by the Faraday. तो ये भी सही स्टेटमेंट है। Neutrons was discovered by the J.J. Thomson and electron was discovered by the James Chadwick. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 18, सोनार्स एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, सोनार से जो है वो यूवी रेडिएशन वेव्स निकलती है, तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स आएगा। हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो लेवरेंस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अर्नेस्ट ओर्नेडो लेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द हैन एंड द माइटनर डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, तो ये जो है वो 1938 में डिस्कवर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट द फंडामेंटल फोर्स, तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे 4 जो मेन हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज है। इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी टेंशन, टेंशन इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, इट इज अ ड्राइव्ड फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग बेसिक फोर्सेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो सबसे पहले आएगा हमारा ग्रेविटेशनल। उसके बाद जो है वो हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, तो 3 वाला आ गया। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो 1 3 2 2 जो है वो इसका ऑर्डर बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, 1 3 2 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका इफेक्ट बहुत दूर तक होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट रेंज का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग आर। किसी स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो टेंशन होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जो है सही स्टेटमेंट बतानी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोलिए कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, तो यही सही स्टेटमेंट है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इट्स रेंज इज वेरी लार्ज, तो इसकी रेंज जो है वो लार्ज नहीं होती, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, तो S3 जो है वो रॉन्ग है। फोर्थ S4 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये भी सही है। मतलब कि पहली सही है, दूसरी सही है और चौथी सही है। अब देखिए ऑप्शन में S1 S2 एंड S4, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत थी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज के फोर्सेज होते हैं, लॉन्ग रेंज के फोर्सेज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड बाय। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस जो है वो कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज भी जो है वो फॉलो करते हैं। तो दोनों ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सेम हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों के दोनों ही जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सी रिलेशन सही है, आइंस्टाइन की रिलेशन, ए इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्शन लॉज डू नॉट हैव अ डीप कनेक्शन बट विद द सिमेट्रीज ऑफ नेचर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ और जो हमारा नेचर की सिमेट्री है उसके बीच में रिलेशन होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें से कौन सी जो है वो कंजर्व नहीं है। तो एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, लेकिन फोर्स जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। फोर्स इज अ नॉट कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये चेंज हो सकती है। कोई फोर्स ज़्यादा भी लगा सकता है और कोई फोर्स कम भी लगा सकता है। ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि हर इंसान मिनिमम इतना फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो धरती अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1/6 डेट ऑफ द अर्थ के 1/6 के पार्ट के बराबर जो है वो मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।